मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैड्रिड में IFEMA रिबिल्ड प्रदर्शनी में हुए शामिल। निर्माण और शहरी विकास की नई तकनीकों का किया अवलोकन, तकनीकी विशेषज्ञों से की चर्चा। सरायकेला खरसावां में एक युवती का धर्म परिवर्तन कर बंगाल में शादी कराने का मामला गरमाया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम से कठोर कार्रवाई की मांग की। गिरिडीह के 5 प्रवासी मजदूर अफ्रीकी देश नाइजर से अगवा, परिजनों ने लगाई रिहाई की गुहार। मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से रिहाई की पहल का किया आग्रह। और आज भी तेज हवा, बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश के बाद गर्मी से और मिलेगी राहत। तापमान में 5 से 7 डिग्री तक हो सकती है गिरावट। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। आतंकी हमले की NIA ने जांच शुरू कर दी है। NIA की टीम ने प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की है। फॉरेंसिक और अन्य विशेषज्ञों की मदद से टीम सबूत जुटा रही है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहलगाम की बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच में तेजी से जुट गई है। NIA ने जम्मू कश्मीर पुलिस से केस लेकर नई FIR दर्ज की है और सारे दस्तावेज ले रही है। इस घटना के पहले दिन से ही NIA जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच में सहयोग कर रही थी। घटना की जांच के लिए IG, DIG और SP स्तर के अधिकारियों की टीम लगातार काम कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक और दूसरे एक्सपर्ट की मदद भी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में संलिप्त स्थानीय आतंकवादियों की घेराबंदी भी तेज कर दी गई है। खुफिया एजेंसियों ने 14 ऐसे आतंकवादियों की सूची तैयार की है। सूत्रों ने जिन आतंकियों के नाम साझा किए हैं उनमें आदिल रहमान डेंटो, आसिफ अहमद शेख और एहसान अहमद शेख, हारिस नजीर। तो जैश-ए मोहम्मद का आसिफ अहमद शेख है जो जिला अवंतीपुरा का है, वहीं एहसान अहमद शेख जो है वो जिला पुलवामा का है। लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। 14 स्थानीय आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है और उसके ये नाम हम बता रहे हैं। हारिस नजीर जो है जिला पुलवामा से है, लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। ये तमाम स्थानीय जो मदद करते रहे हैं। एक आमिर नजीर वानी है, जिला पुलवामा से है, जैश-ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। 14 ये स्थानीय आतंकी हैं जिनकी लिस्ट जारी हुई है। यावर अहमद भट्ट जो है जिला पुलवामा का है, जैश-ए अहमद से जुड़ा बताया जा रहा है। वहीं आसिफ अहमद खांडे जिला शोपियां का है, हिजबुल मुजाहिदीन का कार्यकर्ता बताया जाता है। तो ये 14 आतंकियों की, स्थानीय आतंकियों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। नसीर अहमद वानी जिला शोपियां का है, लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। वहीं शाहिद अहमद कुटे जिला शोपियां का है, लश्कर तैयबा द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़ा बताया जा रहा है। कूटनीतिक और रणनीतिक स्ट्राइक के बाद भारत ने आतंक परस्त पाक के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक भी किया है। भारत ने पाकिस्तान के कई चैनल को ब्लॉक कर दिया है। खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे ये चैनल्स। भड़काऊ, झूठे और भ्रामक बयान प्रसारित करने पर भारत सरकार ने एक्शन लिया है। जियो न्यूज, ARY न्यूज, समा न्यूज चैनल इसमें शामिल हैं। तो ये तमाम न्यूज चैनल्स यूट्यूब की न्यूज चैनल्स हैं जिनको भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि डिजिटल स्ट्राइक, जहां भारत सरकार बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आ रही है और ये चैनल्स भारत के खिलाफ संवेदनशील कंटेंट जो है वो सामने ला रहे थे। पाकिस्तान से सटे सरहदों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ड्रोन और अन्य तरीकों से सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बरती जा रही है।
कश्मीर के पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले के बाद सीमा पर जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो चाक चौबंद कर दी गई है और इस हमले के बाद तमाम जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही हैं और इस बीच नेवी और एयरफोर्स भी पूरी तरह से तैयार है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश की सरहदों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद सतर्कता बरती जा रही है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बीएसएफ, पुलिस और विलेज डिफेंस गार्ड के जो सदस्य हैं उनकी बैठकें हुई हैं जिसमें बंकरों की मरम्मत और गश्त बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। स्थानीय लोग रात में गश्त कर रहे हैं। पुंछ, राजौरी और कठुआ जैसे क्षेत्रों में ड्रोन की निगरानी बढ़ा दी गई है। इधर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कल नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान ऑपरेशन को लेकर रणनीतियों पर काफी देर मंथन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना की तैयारियों पर विचार विमर्श के लिए रविवार को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान से मुलाकात की। रक्षा मंत्री के निवास पर लगभग 40 मिनट तक चली बैठक में रक्षा मंत्री को सेना की रणनीति और तैयारियों की जानकारी दी गई। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी भी बल की तैयारियों से संबंधित मुद्दों पर बैठक के लिए कल दिल्ली में थे। इस बीच भारतीय नौसेना ने कल भी सफलतापूर्वक पोत रोधी मिसाइल अभ्यास किया और कहा कि वे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ राज्य में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। रांची में भी कल बड़ी संख्या में लोग आतंकवाद की मुखालफत को लेकर सड़कों पर उतरे। इस दौरान सभी ने एक स्वर में आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने की मांग की। हिंदू जागरण मंच के इस आक्रोश मार्च में प्रदेश संयोजक ऋषिदेव शाहदेव समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अब यह नया भारत है, देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दोनों तरफ से देश में आक्रमण हो रहा है। हमें उन हिंदुओं की हत्या का ही बदला चाहिए जो पहलगाम में मारे गए और उन हिंदुओं का ही बदला चाहिए जो कि बंगाल में और झारखंड में और भारत के हर कोने में इस्लामिक जिहाद के नाम से उनकी हत्या की जा रही है। उन हिंदुओं को और उन आतंकवादियों से बदला चाहिए हम लोगों को। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पहलगाम आतंकी हमले के शिकार लोगों के परिजनों को अपना 4 महीने का वेतन देने की घोषणा की है। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि पूरा देश इस विकट घड़ी में पूरी मजबूती से शहीदों के परिजनों के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पेन के मैड्रिड में रीबिल्ड प्रदर्शनी का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने तकनीकी सेवा दे रही कंपनियों के प्रमुखों के साथ इस दौरान बातचीत भी की। श्री सोरेन ने प्रदर्शनी में निर्माण और शहरी विकास के क्षेत्र में नवाचारों को भी करीब से देखा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर मॉड्यूलर और प्री फैब्रिकेटेड निर्माण के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। सरायकेला खरसावा में एक युवती का धर्म परिवर्तन कर बंगाल में शादी करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर एक मैरिज सर्टिफिकेट साझा कर सरायकेला पुलिस अधीक्षक से मामले पर संज्ञान लेते हुए शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया है। श्री मरांडी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भी विदेश यात्रा से लौटकर इस संवेदनशील मामले पर कठोर कार्रवाई करेंगे। स्वास्थ्य पखवाड़ा के तहत रामगढ़ में टेक्नोलॉजिस्ट डे मनाया गया। इस दौरान वक्ताओं ने स्वास्थ्य सेवाओं में प्रयोगशाला तकनीशियनों की भूमिका को अहम बताया। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य पखवाड़ा के तहत रामगढ़ में टेक्नोलॉजिस्ट डे के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम में कई गणमान्य शामिल हुए। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में प्रयोगशाला तकनीशियनों की भूमिका को अहम बताया। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने टेक्नोलॉजिस्ट से जुड़ी समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल का भी भरोसा दिलाया। मैंने कहा है कि जो प्रतिनिधि मंडल इनका है वो भी हमारे साथ रहे ताकि माननीय मंत्री जी को हम लोग जो भी इनको समस्याएं हो रही हैं, जो भी इनकी मांगे हैं, उनको लेकर के उनसे हम बातें कर सके।
रामगढ़ की सिविल सर्जन महालक्ष्मी प्रसाद, झारखंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रामाशीष सिंह और पैथोलॉजिस्ट संगठन के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राहुल सिंह ने भी टेक्नोलॉजिस्ट की भूमिका को रेखांकित किया। उनके ही कार्य के बाद ही कोई भी डॉक्टर अपना डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कर सकते हैं। इनका जो मांग है उसके ऊपर अगर मेरे स्तर से जो भी मदद किया जा सकता है उसमें मैं इनका पूरा सहयोग करूंगी। हमारे लैब टेक्नीशियन है, अगर ब्लड और ब्लड से रिलेटेड जो भी डायग्नोस्टिक टूल्स है, अगर उनके द्वारा सब कुछ सही है तो सिस्टम चलता रहेगा। अगर उनमें कोई भी गलतियां होगी तो हो सकता है सिस्टम पैरालाइज हो जाएगा। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े कई राज्य स्तरीय पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने हैदराबाद दौरे के क्रम में तेलंगाना के अपने समकक्ष टी नागेश्वर राव से मुलाकात की। उन्होंने तेलंगाना के कृषि विभाग के सचिव और हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर के साथ भी बैठक की। इस दौरान कृषि प्रक्षेत्र के विकास को लेकर बातचीत हुई। कृषि मंत्री आज विभिन्न संस्थानों का दौरा करेंगी ताकि राज्य में पशुपालन और मत्स्य पालन को नया आयाम दिया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने युवाओं के कौशल विकास और ग्रामीण क्षेत्रों की तेज प्रगति पर जोर दिया है। उन्होंने बेंगलुरु में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के माध्यम से नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए आयोजन वार्षिक मीट को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं को सम्मानजनक आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। श्रीमती सिंह ने कहा कि विकास के लिए ग्रामीण औद्योगिकीकरण की जरूरत है। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर में गिरिडीह के 5 प्रवासी मजदूरों का अपहरण कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग एक पावर ट्रांसमिशन कंपनी में काम कर रहे थे। 3 दिन पहले उनसे परिजनों की बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामला संज्ञान में आने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से मजदूरों को भारत वापस लाने के लिए पहल करने का आग्रह किया है। इधर परिजन भी उनकी सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। लास्ट बात हुआ है, उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, फोन नहीं लग रहा है। उनके साथ गए हुए साथियों से पता चला है कि काम करने के दौरान वहाँ कुछ बाइक से कुछ गुंडे आए और उन लोगों को किडनैप करके ले गए हुए हैं और तब से उन लोगों का कुछ पता नहीं है। शुक्रवार 10-11 बजे बात हुआ था, उसके बाद से बात नहीं हो रहा है। हम लोग काफ़ी चिंतित हैं और सुना में आया कि उन लोग किडनैप हो गए हैं। सरकार से निवेदन है कि उन लोग को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें हटाए जाने के आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। उच्च न्यायालय ने डॉक्टर राजकुमार को हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और अन्य लोगों को जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। मामले की विस्तृत सुनवाई अब 6 मई को होगी। तत्काल प्रभाव से 17/4/25 के उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसमें उन्हें हटाने का आदेश दिया गया था और इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 6 मई को समय निर्धारित किया है। इस बीच राज्य सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी करने एवं
शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। रांची में एक और जहां सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, वहीं दूसरी ओर सरना स्थल के पास रैंप का विरोध भी फिर से शुरू हो गया है। रांची में केंद्रीय सरना स्थल बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले लोगों ने स्थानीय अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। अबुआ सरकार का जो हम एक समय फक्र करते थे, वो तानाशाह बन के अब हमारे जो अधिकारों को कुचलने की, हमारे जो संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है, उनका हम विरोध करते हैं। पर ही रैंप का निर्माण हो रहा है, रैंप के निर्माण को जिसके विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने अपनी बातों को रखा, लेकिन सरकार ने इन सारी बातों को कहती है अबुआ सरकार, लेकिन अबुआ सरकार के दिल में कहीं अब खाली कहने के लिए अबुआ सरकार है, बाकी ये झारखंड मानसिकता और यहाँ के जो परंपरा और रीति रिवाज को मानने वाले लोगों के खिलाफ ये सरकार है। दुमका में पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। प्रतिबिंब ऐप से मिले इनपुट के आधार पर गिरफ्तार इन अपराधियों के पास से 14 मोबाइल और एक लैपटॉप समेत लैपटॉप बरामद किया गया है। इधर रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 10 मोबाइल भी बरामद की गई है। गुमला लोहरदगा मुख्य मार्ग अंतर्गत खरका चौक के समीप कल रात सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। उत्तराखंड सरकार और प्रशासन यात्रियों की सेवा और सुरक्षा को लेकर तत्पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवादारों को रवाना किया। पवित्र 4 धाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही हो जाएगी। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। उत्तर की 4 धाम यात्रा में 4 प्रमुख तीर्थ स्थल आते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। मान्यता है कि इन चारों धामों की यात्रा करने से श्रद्धालुओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी लोग 4 धाम यात्रा के लिए आते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु इस यात्रा का हिस्सा होते हैं। 4 धाम यात्रा की शुरुआत पारंपरिक रूप से हरिद्वार से होती है। सबसे पहले श्रद्धालु यमुनोत्री धाम जाते हैं, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ। 4 धाम यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से शुरू की जा सकती है। हर साल शासन 4 धाम यात्रा की पूरी तैयारियां करता है ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इस साल भी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए जा रहे हैं। आगामी 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा का विधिवत प्रारंभ हो जाएगा और उसके परिप्रेक्ष्य में पुलिस की जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा हम लोग लगातार कर रहे हैं और अब फाइनल स्टेज पे हम लोग ऑलमोस्ट सभी तैयारियां कर चुके हैं। हमारे सुरक्षा के जो प्रबंधन है वो किया गया है, साथ में सीसीटीवी फुटेज का भी हम लोग के द्वारा प्रॉपर कवरेज लिया गया है। इसके साथ ही जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हम लोग ड्रोन्स का भी उपयोग करने जा रहे हैं और अगर ट्रैफिक का दबाव किसी क्षेत्र में ज़्यादा होगा उसके लिए हम लोगों के द्वारा विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं ताकि हमें उसका प्रॉपर फीड लगातार मिलता रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मुख्य सेवक भंडारा के लिए 4 धामों में जाने वाले सेवादारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य सेवक भंडारा के तहत 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर भोजन व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है और यात्रा के लिए पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। 4 धाम यात्रा की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हों, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और ये एक तरह से बहुत बड़ा मैं कहूँ कि पर्व भी कहिए इसको और एक तरह से
राज्य के लिए एक बहुत लोगों को इसका इंतजार रहता है। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचने लगे हैं। देवभूमि उत्तराखंड देश और विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गुमला पुलिस अधीक्षक ने बिशुनपुर समेत विभिन्न थानों का निरीक्षण करते हुए पंजी और अभिलेखों के रखरखाव को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने नक्सलियों और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज करने की भी हिदायत दी। रक्षा राज्य मंत्री सराजी सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में सर एम विश्वेश्वरैया मोती बाग मेट्रो स्टेशन में नई दिल्ली मेट्रो द्वारा परमवीर चक्र विजेताओं को समर्पित श्रद्धांजलि की दीवार पर झारखंड के गौरव परमवीर एल्बर्ट एक्का को नमन किया। उन्होंने इस संबंध में कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि यह हर झारखंड वासी के लिए गौरव की बात है। इस क्रम में श्री सेठ ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के म्यूजियम का भी अवलोकन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में इलाजरत भाजपा के वरिष्ठ नेता और जमशेदपुर महानगर के पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद सिंह से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। श्री मुंडा ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा नगर भवन में एक मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जन जागरूकता तथा सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। श्री अंसारी ने कहा कि एक साझा साइबर सुरक्षा नीति तैयार कर अपराधियों द्वारा इनका गलत इस्तेमाल करने से रोकना होगा। जामताड़ा में चौकीदार भर्ती परीक्षा कल 15 परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। उपायुक्त ने बताया कि कुल 4,552 परीक्षार्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए, जबकि 230 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। पलामू में डायल 112 इमरजेंसी सहायता के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस सिलसिले में लेस्लीगंज थाना की पहल पर विशेष जागरूकता अभियान के तहत पोस्टर चिपकाकर और माइक से अनाउंस करवाकर डायल 112 इमरजेंसी सहायता के बारे में प्रचार प्रसार किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में झारखंड ने बेहतरीन प्रदर्शन कर अपना लोहा मनवाया है। ऑलराउंड श्रेणी में राज्य ने कांस्य पदक जीता। टीम और व्यक्तिगत स्पर्धा में खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन कर राज्य का मान बढ़ाया है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच जयपुर में खेला जाएगा। इससे पहले आरसीबी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 162 रन बनाए। दिल्ली की ओर से लोकेश राहुल ने सर्वाधिक 41 रन बनाए। मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार 5वां मैच जीतने में कामयाबी पाई। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रन से हरा दिया। लिवरपूल ने 20वीं बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है। लिवरपूल ने टॉटनहैम को 5-1 से मात दी। इस जीत के साथ लिवरपूल का EPL चैंपियन बनना तय हो गया। और अब बात मौसम की। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम के करवट बदलते ही पारा तेजी से लुढ़कता दिख रहा है। रांची में अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक नीचे खिसक गया है। कल कई क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हुई, जिससे लोगों को तपती गर्मी से थोड़ी राहत मिली। तापमान में अभी और गिरावट की उम्मीद है। 30 अप्रैल तक बारिश, वज्रपात और आंधी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के दावे कर रही है। वहीं राज्य के कई अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव नजर आ रहा है। पलामू के मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रोगियों को शुद्ध पेयजल तक उपलब्ध नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट।
प्रमंडल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पेयजल की समस्या बनी हुई है। यहां लगाए गए तमाम आरओ प्लांट छोटी छोटी तकनीकी समस्या के कारण बंद पड़े हैं। किसी भी नल से पानी ना निकलने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पानी मिल ही नहीं रहा, वो पुरनका अथी में जाना पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ देखिए सफाई वफाई के लिए देखिए कुछ है सफाई, सब ऐसी है ना। अस्पताल में मरीजों का इलाज करा रहे लोगों ने बताया कि अस्पताल में पेयजल की सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में उन्हें दुकान से बोतल बंद पानी खरीदना पड़ रहा है, जिससे उनका अतिरिक्त व्यय हो रहा है। पानी की ये दिक्कत है जो नहीं है, हॉस्पिटल में है, हम लोग लेके आए हैं तो दूर से पानी आनते हैं यहाँ का पीने के लिए। हालांकि अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि जल्द ही आरओ प्लांट की तकनीकी गड़बड़ियों में सुधार कर पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। क्या कर रहा है कि आरओ सिस्टम तो ये कि हमारा काम कर रहा है तो उसको मेंटेन ही रखेंगे, और दूसरा है कि सिस्टम उसी तरह का है जो हमारा डिसफंक्शन में है, तो उसका हम लोग एस्टीमेट बना लिए हैं और उसकी जल्दी तैयारी कर रहे हैं और जल्दी ही वो भी फंक्शन में आ जाएगा। सुविधाओं के विस्तार के दावों के इतर अस्पताल की यह व्यवस्था हकीकत बयान कर रही है, जिस पर जिम्मेदारों को गौर करने की आवश्यकता है। डीडी न्यूज के लिए पलामू से जसप्रीत की रिपोर्ट। और अब बात कारोबार जगत की। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अमेरिकी उद्योगपतियों से भारत में निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता और अस्थिरता के बावजूद चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। इस कारण भारत वैश्विक निवेशकों के लिए एक स्वाभाविक विकल्प है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 8 संस्थाओं के साथ MOU साइन किए हैं। इन 8 संस्थाओं में सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, ERNET इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, अमृता विश्व विद्यापीठम, कायरूट एरोस्पेस, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसर्च और किंड्रिल इंडिया शामिल हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ऐलान किया कि उसे इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से करीब 90 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में ERP सिस्टम की डिजाइन, डेवलपमेंट, आपूर्ति, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव शामिल है। ये सिस्टम 3 ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशंस के लिए लागू किया जाएगा, जिसमें MTC लिमिटेड चेन्नई, TNSTC कोयम्बटूर और TNSTC मदुरई शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक भ्रामक व्हाट्सएप संदेश के बारे में चेतावनी जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि सरकार ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक बैंक खाता खोला है। संदेश में कैबिनेट के फैसले और अभिनेता अक्षय कुमार की भागीदारी का गलत हवाला देते हुए गलत खाते का विवरण दिया गया है। मंत्रालय ने लोगों से सतर्क रहने और ऐसे धोखाधड़ी वाले संदेशों का शिकार न होने का आग्रह किया है। विदेशी निवेशकों ने बीते कारोबारी हफ्ते में भारतीय शेयर बाजारों में 17,425 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अप्रैल के तीसरे कारोबारी हफ्ते में विदेशी निवेशकों ने 8,472 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। इस तरह बाजार में पिछले 2 कारोबारी हफ्तों में 25,897 करोड़ रुपए की खरीदारी हो चुकी है। देश की 10 शीर्ष कंपनियों में से 6 कंपनियों के जॉइंट मार्केट कैप में बीते हफ्ते करीब 1,18,626 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। शीर्ष 10 में से TCS, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस और ITC के बाजार पूंजीकरण में बढ़ोतरी हुई है। वहीं बीते हफ्ते भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर के मार्केट वैल्यूएशन में कमी आई है। इकोनॉमिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक हर साल 10 अरब डॉलर से अधिक मूल्य का भारतीय माल व्यापार प्रतिबंधों को बाईपास करके पाकिस्तान पहुंच रहा है। GTRI ने जानकारी दी कि दुबई, सिंगापुर और कोलंबो जैसे बंदरगाहों के माध्यम से इसे पहुंचाया जा रहा है। LIC ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए परिवारों के लिए बीमा दावों में राहत देने का ऐलान किया है। LIC के CEO ने कहा कि बीमा दावों के निपटान की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा, ताकि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द आर्थिक राहत मिल सके। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने नए ऊर्जा कारोबार और पेट्रोकेमिकल विस्तार पर 1.5 लाख करोड़ का निवेश करेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैड्रिड में IFEMA रिबिल्ड प्रदर्शनी में हुए शामिल। निर्माण और शहरी विकास की नई तकनीकों का किया अवलोकन, तकनीकी विशेषज्ञों से की चर्चा।
सरायकेला खरसावा में एक युवती का धर्म परिवर्तन कर बंगाल में शादी कराने का मामला गरमाया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम से कठोर कार्रवाई की मांग की। गिरिडीह के 5 प्रवासी मजदूर अफ्रीकी देश नाइजर से अगवा, परिजनों ने लगाई रिहाई की गुहार। मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से रिहाई की पहल का किया आग्रह। और आज भी तेज हवा, बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश के बाद गर्मी से और मिलेगी राहत। तापमान में 5 से 7 डिग्री तक हो सकती है गिरावट।